नमस्कार। पिछले एपिसोड में नेहरू के स्टूडेंट रूप का यानी लंदन में जब वो छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहे थे उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ और फिर वो इंडिया लौट के आए, यहां तक की बात हमने की थी। हमने बताया था कि वहां वो समाजवादी विचारों से प्रभावित हो रहे थे, अध्ययन का क्षेत्र उनका काफी बड़ा हो रहा था, विज्ञान में बहुत रुचि थी और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं उनके परिवार की पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे उसके आगे की कि कैसे हिंदुस्तान लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू यहां की राजनीति में सक्रिय होते हैं और टॉप तक पहुंचते हैं। (1916) भारतीय राजनीति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वर्ष था। कारण क्या था? तिलक रिहा हो चुके थे और तिलक ने रिहा होने के बाद यह महसूस किया था कि अंग्रेजों के साथ अगर कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है तो हिंदू मुस्लिम एकता बेहद जरूरी है। तो लोकमान्य तिलक ने कोशिश शुरू की कि जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ समझौता किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप 1916 में एक बड़ा समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। लेकिन इस समझौते की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में यानी एक साल पहले 2015 में हुई थी आनंद भवन में। आनंद भवन आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, मोतीलाल नेहरू का घर था, बंगला था और धीरे धीरे इलाहाबाद में वो कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनता जा रहा था। बल्कि आप ये कहिए कि उत्तर भारत में कांग्रेस की जो भी कार्रवाई हो रही थी उसके लिए बैठकें और बाकी सारी चीजें आनंद भवन में होती थी। आप ये जानते हैं कि 1930 तक जाते जाते आनंद भवन को मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस को गिफ्ट कर दिया। उसका नाम स्वराज भवन रखा गया और उसके पास ही एक नया घर बनवाया जो नेहरू परिवार का घर बना, उसको आनंद भवन का नाम दिया गया। और बाद में जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद होता है तो उस आनंद भवन को भी देश को समर्पित कर देते हैं, यानी अपने दोनों बड़े घर इलाहाबाद के नेहरू परिवार ने कांग्रेस को और देश को समर्पित कर दिया। तो 1915 यानी 1915 में एक बैठक हुई, कहां? आनंद भवन में, जहां तिलक भी थे, बाकी सारे बड़े नेता भी थे, मोतीलाल नेहरू जी भी थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। वहां यह सहमति बननी शुरू हुई कि लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होना चाहिए ताकि देश में हिंदू मुस्लिम एकता हो सके। 1916 में लखनऊ कांग्रेस के समय वहां पर एक समझौता हुआ। इस समझौते में मुस्लिम लीग की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो बाद में पाकिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े नेता बने, लेकिन उस समय तक वो बेहद सेकुलर हुआ करते थे। और कांग्रेस के लीडर थे उस जमाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेहरू जी को उस कांग्रेस में एक छोटा सा रोल, सेक्रेटरी लेवल का रोल मिला हुआ था, लेकिन ना तो उन्होंने मंच से कुछ बोला और ना ही उनकी उपस्थिति कोई अलग तरीके से दर्ज की गई। बिल्कुल नए नए आए थे। उस समझौते का उन्होंने स्वागत किया क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही बिल्कुल क्लियर थे। इस मीटिंग में एक बहुत और महत्वपूर्ण बात हुई। महात्मा गांधी इस मीटिंग में पहली बार आए हुए थे और पहली बार जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की आपस में मुलाकात होती है। हालांकि इस मुलाकात का कोई खास असर जवाहरलाल नेहरू पे नहीं पड़ा, लेकिन यह बात तो ऐतिहासिक है ही कि महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात 1916 में 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग का जो पैक्ट हुआ, जो समझौता हुआ हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में बढ़ने के लिए जो बात हुई, उस समय हुआ। इस समझौते के बारे में एक बात बता दूं कि तिलक के बहुत सारे समर्थक जो कट्टर हिंदूवादी थे वो इस समझौते के खिलाफ थे। तो जब तिलक से यह पूछा गया तो तिलक ने कहा कि अभी हमारी जो लड़ाई है वो तिकोनी है, यानी एक कोने पे हिंदू हैं, एक कोने पे मुसलमान हैं, एक कोने पे अंग्रेज हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हम अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ पाएंगे। ये कहना था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, और यह संदेश बाद में गांधी और नेहरू जिंदगी भर अपने साथ लेकर चले। 1916-17 बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। उसी समय आप देखते हैं कि मौलाना आजाद अल हिलाल नाम का एक अखबार निकालते हैं, जिस अखबार में लगातार हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात नहीं करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखते हैं, और जिसके चलते उनको बाद में अल हिलाल बंद भी करना पड़ा। इधर लंदन से लौट के जवाहरलाल नेहरू सीधे इलाहाबाद में आ गए थे। आज भी कोई अगर लंदन में 7 साल 8 साल 10 साल रह रहे और उसके बाद उसको इलाहाबाद में रहना पड़े तो परेशान हो जाएगा।
उस जमाने में तो इलाहाबाद छोटा सा शहर था, कुछ खास था नहीं, ना कोई लाइफ थी वहां पे, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऐसी हो रही थी, ना अच्छी किताबें मिलती थी, इंटरनेट का भी जमाना नहीं था कि गूगल करके आप पढ़ सकिए। तो बहुत मन उनका लग नहीं रहा था। कुल मिला जुला के घर परिवार था, आनंद भवन की जिंदगी थी, पिता थे, कुछ चुनिंदा दोस्त थे। दूसरी बात कि जो सीख कर वो आए थे वकालत, अपने पिता के अंडर में वकालत कर तो रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। एक तो अंग्रेज जिस तरह से हिंदुस्तान में जो कुछ कर रहे थे वो देख रहे थे, वो उनके दिमाग में लगातार था कि इनकी मुखालिफत होनी चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने बताया, पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी, तो पढ़ना लिखना चाह रहे थे। वकालत में तो आप जानते हैं एक सीधी रेखा होती है, उस पर आपको चलना होता है, तो वकालत में बहुत मन लग नहीं रहा था। एक ऑल्टरनेटिव उनको मिला पत्रकारिता का। लीडर नाम का एक अखबार निकलता था जो मोतीलाल नेहरू जी ही निकालते थे। उस अखबार में वो लगातार लेख लिखने लगे। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, 20 जून 1916, 20 जून 1916 को उन्होंने जो अपना पहला भाषण दिया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्रेस एक्ट लेके आई थी, जिसके तहत भारत में अखबार निकालने वगैरह के नियम तय किए गए थे और जो बेहद रिप्रेसिव थे, जिसमें यह था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। पहला भाषण जवाहरलाल नेहरू ने हार्डिंस थिएटर में इसी प्रेस एक्ट के खिलाफ दिया था। उसके पहले कभी उन्होंने पब्लिक भाषण नहीं दिया था। अब उस समय कई तरह की समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या तो भाषा की थी। जो आदमी स्कूल से लेके कॉलेज सारा कुछ जिसने लंदन में किया हो, उसको बहुत अच्छी हिंदी आए, ये तो संभव नहीं था उस समय। तो अंग्रेजी पहले बोला, अंग्रेजी में उन्होंने, फिर हिंदी में बोला, लेकिन जब भाषण दिया, भाषण इतना शानदार गया कि उनके पास ही सप्रू साहब बैठे हुए थे, तेज नारायण सप्रू, जो मोतीलाल नेहरू की तरह ही बड़े वकील थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने खड़े होकर उनको गले लगाया, और जब गले लगाया तो यंग जवाहरलाल नेहरू शर्मा गए। उनको लगा मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मुझे इतना प्यार और स्नेह और सम्मान मिल रहा है। लेकिन 20 जून 1916 को उन्होंने हार्डिंस थिएटर में जब प्रेस एक्ट के खिलाफ बोला, तो बहुत साफ तौर पे बोला था कि प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगना किसी भी सभ्य समाज में गलत है। यहां से उनकी राजनीति धीरे धीरे शुरू होती है और धीरे धीरे लोग उनको जानना शुरू करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आपके पिता बहुत बड़े हो चुके होते हैं तो बरगद की छाया में पनपना बड़ा मुश्किल होता है। उधर मोतीलाल नेहरू कुल मिलाजुला के संविधानवादी थे, यानी ऐसे राष्ट्रवादी थे जो संविधान के तहत, नियमों के तहत अंग्रेज गवर्नमेंट का मुखालिफत करना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यंग थे, वो ज्यादा जोरदार तरीके से विरोध करने की बात करते थे और बाप बेटे में अक्सर बहस हुआ करती थी, अक्सर असहमति भी हुआ करती थी। अखबारों की कहानी भी बहुत मजेदार है। जब मोतीलाल नेहरू लगातार ये चाहते थे कि एक ऐसा अखबार होना चाहिए जिसमें भारतीयों की बात जा सके, और उसके चलते उन्होंने लीडर शुरू किया था। लेकिन लीडर जो अखबार था, उसमें जो उनके साथी थे वो सरकार के खिलाफ लिखना नहीं चाहते थे। काफी विवाद वगैरह हुआ और फाइनली लीडर को बंद किया गया, उसमें अच्छा खासा पैसा लगा। उसके बाद उन्होंने एक और अखबार शुरू किया, द इंडिपेंडेंट। ये द इंडिपेंडेंट के संपादन के लिए आप सोचिए, उस जमाने में बंगाल से विपिन चंद्र पाल को बुलाया गया। काफी कोशिश की मोतीलाल नेहरू जी ने कि कुछ आर्थिक सहायता और लोगों से भी मिल जाए, लेकिन किसी से कोई सहायता उनको मिली नहीं। और 80,000 रुपए उस जमाने में उन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए लगाए। जाहिर है अखबार जिस तरह का अंग्रेजों के खिलाफ निकल रहा था, घाटे में ही रहना था। ये 80,000 रुपए लगभग डूब गए। लेकिन द इंडिपेंडेंट और लीडर जब निकलने लगा इलाहाबाद में, तो उससे एक फायदा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को लगातार लिखने के लिए अखबार मिल गया। क्योंकि बाकी जो अखबार लिख रहे थे उसमें तो उनके लेख छपते नहीं, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। आज भी आप जानते हैं कि हम जैसे लोग अगर सरकार के खिलाफ लेख लिख दें तो कोई अखबार छापेगा नहीं, वो तो अंग्रेजों का जमाना था। तो जवाहरलाल नेहरू लगातार लिख रहे थे, पहले द लीडर में, फिर द इंडिपेंडेंट में, और एक बड़ा लेख उन्होंने लिखा, महत्वपूर्ण लेख लिखा, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया। असल में आप जानते हैं बचपन से ही वो एनी बेसेंट से प्रभावित थे, मैं आपको बता चुका हूं। तो जब होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ तो उसमें बाप बेटा दोनों शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और होम रूल मूवमेंट में तिलक और एनी बेसेंट के साथ जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सेदारी की। किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू की ये पहली भागीदारी थी। और इसी मूवमेंट की जो नेता थी एनी बेसेंट, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने एक तीखा लेख लिखा जो द लीडर में उस जमाने में छपा था। और ये लेख लिखना, किताबें लिखना,
ये नेहरू जी के जीवन में हमेशा शामिल रहा और साथ में ही प्रेस के लिए सम्मान हमेशा शामिल रहा। इसलिए हमेशा प्रेस के इंडिपेंडेंस के लिए, हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जवाहरलाल नेहरू खड़े रहे। और आप जानते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो जो नियम बने उसमें प्रेस को पूरी आजादी दी गई, इतनी आजादी दी गई कि उस जमाने में भी जवाहरलाल नेहरू की खुली और तीखी आलोचना होती थी, उन्होंने कभी उस पर कोई भी दिक्कत पैदा नहीं की। इसी दौरान शादी ब्याह की चर्चा चली। आप जानते हैं उस जमाने में जल्दी शादियां हो जाया करती थी। जवाहरलाल नेहरू तो इंग्लैंड पढ़ने गए हुए थे, तो जाहिर तौर पे, और मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, तो कश्मीरी पंडितों के बीच में यह कंपटीशन तो था ही कि हमारी बेटी उनके घर चली जाए। मजेदार बात यह है कि आज जो लोग जवाहरलाल नेहरू के परिवार को मुसलमान और क्या क्या बताते हैं, अगर उस दौर का इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के बेटे से शादी करने के लिए कितने सारे कश्मीरी परिवार जो हैं वो चाहते थे कि हमारी बेटी उस घर में चली जाए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। कश्मीर के एक लेखक हैं आनंद कौल बमजाई, उनके बेटे भी काफी बड़े इतिहास के लेखक हैं। कश्मीरी पंडित जब मैं लिख रहा था या उसके पहले कश्मीर नामा लिख रहा था तो उनकी काफी कुछ किताबें मैंने यूज की हैं। उसी खानदान की कावेरी बमजाई आपको मिल जाएंगी, जो फिल्मों पर अच्छी लेखिका हैं, बड़ी पत्रकार रही हैं। उनका लिखा लेख और उनका बाकी सारा कुछ मिल जाएगा। वो एक ही परिवार है। जब कावेरी बमजाई मुझसे मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आप आनंद कौल बमजाई के परिवार से हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि आप कैसे जानते हैं। मैंने कहा मैं इसलिए जानता हूं कि कश्मीरी पंडितों में इस तरह से जो अलग से नाम पड़ता है उसके एक ही परिवार होते हैं, तो मुझे लगा कि आप उसी परिवार की होंगी। यही कहानी आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू परिवार की भी थी। कौल नेहरू लिखते थे, बाद में नेहरू हट गया, सिर्फ कौल रह गया। ऐसे ही वहां पर भी कौल हट गया, सिर्फ बमजाई रह गया। तो पंडित आनंद कौल की किताब है कश्मीरी पंडित। इस किताब का महत्व इसलिए है कि किसी भी कश्मीरी पंडित द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई यह पहली किताब है। इस किताब में उन्होंने महत्वपूर्ण कश्मीरी पंडितों की लिस्ट बनाकर दी है। उस जमाने के जो सबसे महत्वपूर्ण कश्मीरी पंडित थे उनकी एक सूची बना के दी है, और उस सूची में मोतीलाल नेहरू का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो लोग तमाशा करते हैं वो क्या तमाशा करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि पहली जो किताब कश्मीरी पंडितों पर लिखी गई उस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण कश्मीरी पंडित बताए गए उनमें से एक मोतीलाल नेहरू भी हैं। खैर, तो मोतीलाल नेहरू के बेटे से शादी के लिए कश्मीरी पंडित बहुत सारे परेशान थे। घर में भी शादी की बात चल रही थी। अब जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में पढ़ लिख गए थे। आज भी जब लड़के बाहर पढ़ लिख जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि शादी ऐसी लड़की से हो जो पढ़ी लिखी हो। कश्मीरी पंडितों के यहां ट्रेडिशन बहुत लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का था नहीं, तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की मिल पाना मुश्किल काम था। और मां बाप क्या चाहते हैं, मां कैसे सोचती है कि बड़ी सुंदर होनी चाहिए, तो मां चाहती थी कि बहुत सुंदर हो। नेहरू जी चाहते थे कि खूब पढ़ी लिखी हो। खूब पढ़ी लिखी मिल नहीं सकती थी। इसी बीच में उनकी जो माता जी थी स्वरूप रानी, वो किसी शादी में गई थी, किसी कश्मीरी पंडित परिवार के यहां शादी थी, उसमें गई हुई थी। उस शादी में जवाहरमल अटल कौल, ये नाम मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इस परिवार के बीच से भी आप देखेंगे अटल निकल गया और कौल सिर्फ रह गया। तो जवाहरलाल मल्ल अटल जो थे उनकी बेटी आई हुई थी, उनका परिवार आया था, परिवार की बेटी आई हुई थी जिनका नाम था कमला। अब कमला उस समय 16-17 साल की थी। माताजी ने देखा, माताजी को लड़की पसंद आ गई। ऐसे ही होता है, माताजी लोग ऐसे ही शादी ब्याह में जाती हैं, लड़कियां सुंदर लगती हैं, प्यारी लगती हैं, विनीत लगती हैं, पसंद आ जाती हैं और फिर शादी पे अड़ जाती हैं। तो माताजी अड़ गई कि शादी होगी तो कमला से ही होगी। नेहरू जी जैसे सब यंग लड़के करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर किए, लेकिन फाइनली मान गए। और जब मान गए तो मोतीलाल नेहरू के बेटे की शादी थी। ऐसे कैसे हो जाती? स्पेशली एक ट्रेन बुक कराई गई। सोचिएगा उस जमाने में इलाहाबाद से दिल्ली के लिए स्पेशली एक ट्रेन बुक कराई गई और एक बड़ी सी खाली जमीन पर पूरा एक, आप समझिए, शहर जैसा बसाया गया। 350 लोग बारात में गए और वहां पर शानदार नए स्पेशल टेंट बने जहां ये लोग ठहरे। और एक आध दिन में शादी नहीं हो गई जैसे आज हो जाती है कि आज गए शादी किए लौट गए। 1 महीने तक शादी के सारे रस्मों रिवाज चलते रहे दिल्ली में।
दिल्ली में बाजार सीताराम में रहता था जवाहरलाल जी का परिवार। बाजार सीताराम में पहले भी बता चुका हूं कि कश्मीरी पंडित जब दिल्ली में आए तो पुरानी दिल्ली में बाजार सीताराम में ही इनका बसेरा हुआ, वहीं बसे। नेहरू परिवार भी जब वहां से आया था तो बाजार सीताराम में ही बसा था। तो बाजार सीताराम में रहते थे जवाहरमल, जो काफी रईस कश्मीरी पंडित थे। उनकी पत्नी थी श्रीमती राजापति कौल। तो दोनों जो परिवार थे, जवाहरमल अटल का परिवार और इधर मोतीलाल नेहरू का परिवार, इन दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता बना। मार्च 1916 में जवाहरलाल नेहरू जी की शादी होती है कमला जी से, जो उस समय मात्र 17 साल की थी। बेहद खूबसूरत तो थी ही वो। और जब परिवार में आई उसके पहले एक काम हुआ। मैंने आपको बताया कि कमला जी की पढ़ाई लिखाई बहुत हुई नहीं थी और जवाहरमल कौल का जो परिवार था वो काफी ट्रेडिशनल परिवार था, धार्मिक जैसे परिवार होते हैं हमारे घर में। यहां जो मोतीलाल नेहरू का परिवार था वहां तो अंग्रेजी पढ़ने का और अंग्रेजी सारा कुछ था, काफी आगे बढ़ा हुआ परिवार था। तो कमला कौल को बाकायदा इलाहाबाद बुलाया गया और 2 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई गई। किन लोगों से? जो जवाहरलाल नेहरू की बहनें थीं, उनके जो ट्यूटर्स थे उनसे बाकायदा उनको अंग्रेजी, रहन सहन, खान पान, इन सब की ट्रेनिंग दिलवाई गई ताकि परिवार में एडजस्ट हो सकें। उसके बाद मार्च में शादी होती है और शादी करके कमला कौल यहां पर आती हैं। कमला कौल या जवाहरमल कौल के परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। उनके जो दादा थे, जिनका नाम था मोतीलाल अटल, असल में उनका नाम था मोतीलाल थुल्लल, लेकिन थुल्लल कश्मीरियों में मैंने आपको बताया थुस्सू, थुल्लल, इस तरह के कश्मीरी पंडितों के नाम होते हैं। वो परिवार जब नीचे आया, कश्मीर से नीचे आया, तो वो थुल्लल लोगों को बोलने में शायद परेशानी होती थी, तो अटल हो गया वो धीरे धीरे। तो जो इनके दादाजी थे, यानी कमला नेहरू के पिताजी के जो दादाजी थे मोतीलाल जी, वो जयपुर में, जयपुर का जो प्रिंसली स्टेट था, जयपुर की जो रियासत थी, वहां पर दीवान थे। और एक और व्यक्ति इस परिवार का बेहद महत्वपूर्ण हुआ है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो भी मैं बता दूं। कैलाशनाथ कौल, ये कमला नेहरू जी के सगे भाई थे। कैलाशनाथ कौल भी विदेश में पढ़े थे और बायोलॉजी और बॉटनी के बहुत जाने माने आदमी थे। जोधपुर रियासत में पहली बार पानी का एक बड़ा सोर्स उन्होंने ढूंढा था। और सिर्फ इतना ही नहीं किया था, जब देश आजाद हुआ तो कश्मीर में इनको बोटेनिकल डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। और जो आज मुगल गार्डन आप कश्मीर में देखते हैं, जब आप जाते हैं तो जो बागीचे हैं वहां के, जो आप जाकर देखते हैं, वो बागीचे उस समय बहुत बुरी स्थिति में थे। उनको फिर से उनका डेवलपमेंट, उनको ग्रीन करना और सारा कुछ करना, इसमें उन्होंने जिंदगी लगा दी। और कैलाशनाथ कौल की वजह से ही आज कश्मीर के मुगल गार्डन, चाहे वो शालीमार बाग हो चाहे दूसरे बाग हो, आज इतनी खूबसूरत स्थिति में आपको दिखाई देते हैं। तो कमला कौल भी एक प्रतिष्ठित परिवार से आई थी। मोतीलाल नेहरू तो खैर प्रतिष्ठित थे ही उस जमाने में। दोनों लोगों की शादी हुई। शादी के बाद कमला कौल धीरे धीरे इस परिवार के माहौल में ढलती रहीं, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई, जेल गईं। वो सारा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। उसमें निगेटिव सिर्फ इतना है कि बहुत जल्दी नवंबर 1917 में आप जानते हैं इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जिनका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी रखा गया। तो इंदिरा जी के जन्म के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी, तपेदिक हो गया था उनको। पूरी जिंदगी जब तक वो रही, नेहरू जी ने कोशिश की उनके इलाज की। वो सारी कहानियां मैं आगे आपको बताऊंगा। और बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। ये सारी कहानियां मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं शादी के बाद हुई एक घटना की, जिस घटना ने जवाहरलाल नेहरू को हमेशा के लिए बदल दिया। सर हरकोट बटलर, जो उस समय यूपी के गवर्नर थे, मोतीलाल नेहरू के बड़े करीबी दोस्त हुआ करते थे। एक कहानी हमेशा कही जाती है, हालांकि मोतीलाल नेहरू भी कहते हैं कि वो गलत है, जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, लेकिन कहानियां तो चलती ही हैं। कहानी ये कही जाती है कि जब मोतीलाल नेहरू राजनीति में एक्टिव हो गए तो एक दिन हरकोट बटलर के साथ बैठे हुए थे, तो मजाक में उन्होंने हरकोट बटलर से कहा कि अगर मैं कभी जेल चला जाऊं तो मेरे लिए अच्छे खाने पीने और शैंपेन का इंतजाम कर देना। और जब मोतीलाल नेहरू फाइनली जेल गए तो हरकोट बटलर ने उनके लिए खाना पीना और शैंपेन रेगुलर भिजवाया। ये कहानी कही जाती है, कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन यहां जिस घटना की बात कर रहा हूं वो तो पूरी तरह से सच है, क्योंकि वो कहानी नहीं है, बाकायदा रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो हरकोट बटलर साहब गवर्नर थे। मई 1920 की बात है। गर्मियों में यह परिवार अक्सर पहाड़ों पर चला जाया करता था। आज के भी रईस गर्मियों में पहाड़ों पर चला जाया करते हैं। मसूरी जाना था इनको, और मसूरी में जो उस जमाने में वहां का सबसे अच्छा होटल था वो नेहरू परिवार ने अपने लिए बुक कराया। अब हुआ ये कि मसूरी में उसी दौर में एक अफगान डेलीगेशन आया हुआ था।
अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था, अफगानिस्तान में बहुत कुछ चल रहा था। तो हरकोट बटलर ने एक लेटर भेजा जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप उस होटल में रुक सकते हैं, लेकिन उस अफगान डेलीगेशन के किसी व्यक्ति से आप कोई बात नहीं करेंगे, इसकी आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं ऐसी कोई शर्त नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे कोई बात करनी है नहीं करनी है ये मैं ही तय कर सकता हूं, लेकिन आप अगर शर्त लगा रहे हैं तो मैं ऐसी कोई शर्त नहीं मानूंगा। हरकोट बटलर और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर आप ये शर्त नहीं मानते हैं तो आपको मसूरी छोड़ के तुरंत जाना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने परिवार को, यानी अपनी बिटिया, मां, बहन और पत्नी को वहां होटल में छोड़ा और तुरंत वहां से इलाहाबाद आ गए। जब वो इलाहाबाद आए तो कुछ सोच के नहीं आए थे, बस उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की शर्त नहीं मंजूर थी, लेकिन नियति में कुछ और लिखा हुआ था। जब वो इलाहाबाद आए तो पास के प्रतापगढ़ और बाकी सारे इलाकों में किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। वो किसान पहुंचे आनंद भवन, शायद मोतीलाल नेहरू से मिलने पहुंचे हों, लेकिन मोतीलाल नेहरू तो अपने केस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनकी मुलाकात हुई युवा जवाहरलाल नेहरू से। हैरो और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए आधे अंग्रेज जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप चल के हमारे गांव में हमारी समस्या देखिए कि आखिर हम यह आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू चिढ़े हुए तो थे ही, वहां से लौट के आए थे शर्त की वजह से। उन्होंने कहा चलिए मैं चलता हूं। और बाद में जवाहरलाल नेहरू एक जगह लिखते हैं कि अगर अंग्रेजों ने ऐसी शर्त नहीं लगाई होती और मैं मसूरी से लौट के नहीं आया होता तो पता नहीं मेरा जीवन क्या होता। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो आदमी जो आनंद भवन में पैदा हुआ, रईसी में पला, हैरो में बड़े बड़े अंग्रेजों के साथ स्कूलिंग की, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जिसने न कभी गांव देखा था न कभी धूल देखी थी, अगले महीनों तक वो किसानों के बीच में घूमता रहा, गांव गांव भटकता रहा। और वो आज के गांव नहीं थे, 1920 के गांव थे, जहां न लाइट थी, न पानी की व्यवस्था थी, न कोई सुख सुविधा थी, न कोई टेलीफोन था। गांव में किसानों के बीच में जवाहरलाल नेहरू घूमते रहे, गांव में उनके घरों पे ही रुके, किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, किसानों के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। और इस एक घटना ने जवाहरलाल नेहरू को इतना बदल दिया कि इस घटना के बाद उन्होंने बाकायदा किसान आंदोलन में आजीवन हिस्सेदारी की। उन्होंने जाना कि इस देश की हकीकत क्या है। जैसे गांधी जब अफ्रीका से लौट के आए और पूरे देश में घूमे और तब उनको पता चला कि इस देश की हकीकत क्या है, जब चंपारण में वो गांव गांव घूम रहे थे तब उनको समझ में आया कि गांव के किसान कैसे रहते हैं, क्या उनकी मुसीबतें हैं। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू के लिए पहला लर्निंग एक्सपीरियंस था प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के गांव में मई की गर्मी में गांव गांव भटकना, पैदल चलना, कहीं कहीं बैलगाड़ी पर चलना, कहीं पैदल चलना, कहीं साइकिल पर चलना, गांव में रुकना उस भयानक गर्मी में। जिन गर्मियों में नेहरू परिवार पहाड़ों पर चला जाया करता था, उस गर्मी में गांव गांव भटक के किसानों की हकीकत जानने के बाद जवाहरलाल नेहरू वही नहीं रहे जो पहले थे। उसके बाद उनके अंदर जो देशभक्ति का मामला था, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने का मामला था और गरीबों मजलूमों के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा करने का मामला था, वो पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। वो जालियांवाला बाग देख चुके थे, जिसके बाद पिछली बार मैंने आपको बताया था वो तय कर चुके थे कि अंग्रेजी राज जो है वो इंग्लैंड में जितना भी अच्छा हो, हिंदुस्तान के अंदर बेहद खतरनाक है, बेहद रिप्रेसिव है, बेहद दमनकारी है। और अब किसानों की हालत जानने के बाद उनके समझ में आ गया कि इस अंग्रेजी राज ने भारत के किसानों, भारत के गाँवों की क्या दुर्दशा की है। इसने नेहरू को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और आगे हम देखेंगे कि 1920 के बाद धीरे धीरे कैसे जवाहरलाल नेहरू आंदोलनों में शामिल होते हैं, गांव कूचों गलियों में घूमते हैं, लोगों के बीच संपर्क बनता है और भारत के सबसे बड़े नेता बनकर उभरते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यह कड़ी। आप जो पहला कमेंट देखेंगे, पिन कमेंट देखेंगे, उसमें पिछली कड़ियों की मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप शुरू से लगातार ये कड़ियां देखेंगे तो पूरी जवाहरलाल नेहरू के जीवन की कहानी आपको अगले महीने भर के अंदर मैं सुना दूंगा। और ये सारा कुछ जिन किताबों से मैं सुना रहा हूं, आप उनकी तस्वीरें बगल में देख सकते हैं मेरे चलती हुई। ये किताबें आराम से बाजार में उपलब्ध हैं, खरीदिए, पढ़िए और आईटी सेल के तमाशे पर मत जाइए। हकीकत जानिए कि आखिर आपके पुरखों ने
क्यों जवाहरलाल नेहरू को 3-3 बार इस देश का प्रधानमंत्री चुना था, क्यों आपके पुरखों ने उनको चाचा नेहरू कहा था, क्यों आपके पुरखे उन्हें पंडित जी कहकर सम्मान देते थे। बहुत शुक्रिया।